हेलो एवरीवन, एक नया अपडेट है कि 67 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का डेट है वो बढ़ चुका है और अब ये 23 जनवरी 2022 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग हमारे पास 3 महीने का टाइम है, 80 दिनों से ज़्यादा का वक्त मिल गया है और अगले ही साल 5 जून 2022 को यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 भी होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम 67th बीपीएससी और यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स एक साथ प्रिपेयर कर सकें। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पहलुओं पे बात किया है और जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि प्रीलिम्स के पेपर को हम किस तरीके से अटेंड करें कि हमारे स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और हम आसानी से कट ऑफ को क्रॉस कर सकें। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, आईपीएस, और 64th बीपीएससी में मेरा रैंक 1 है और यूपीएससी 2020 में रैंक 339 है। आईआईटी रुड़की से बीटेक है और 5 सालों से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसमें जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यूपीएससी और बीपीएससी का बेसिक कंपैरिजन करेंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी के जो बेसिक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज है उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे। फिर प्रीलिम्स के सिलेबस को बीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस से कंपेयर करेंगे और जो क्वेश्चन का नेचर है जो यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा जाता है उसको देखेंगे हम। फिर डिटेल में यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर को लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो हम यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर का क्वेश्चन किस तरीके का आता है हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर भी होता है, तो हम उस पर बात करेंगे। और दोनों प्रीलिम्स का हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें उसके लिए हम डिटेल स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे भी अब कितने घंटे आपको हर सप्ताह पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनानी चाहिए, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रीलिम्स के पेपर को हम किस तरीके से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से एग्ज़ाम के टाइम पे अटेम्प्ट करें और किस तरीके से जो टेस्ट पेपर है उसको एनालाइज करें, ताकि हमारी स्कोर जो प्रीलिम्स के अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इम्प्रूव हो सके और हम कट ऑफ को आसानी से क्रॉस कर सकें और मेंस के लिए एक सीट हम फिक्स कर सकें। हम इसमें प्रोबेबिलिटी की भी बात करेंगे, किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रीलिम्स में स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए यूपीएससी के अंदर खास करके, हम उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हमारा सोशल मीडिया लिंक है जिससे कि आप हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के अगर हम बेसिक कंपैरिजन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स। तो जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखिएगा तो उसका थोड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है और एनालिटिकल नेचर का होता है। जबकि आप बीपीएससी में देखिएगा क्वेश्चन तो आपका वो वन लाइनर रहेगा और फैक्चुअल रहता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन होता है आपका थोड़ा रैंडम भी रहेगा। रैंडम इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो सोर्स हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रेफर करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपका 30 to 35% ही रहेगा, जबकि स्कोर जो कट ऑफ है उसके लिए स्कोर आपका ज़्यादा आना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंट्यूशन से करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गेस करना पड़ेगा, आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बीपीएससी के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होता है, पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, प्लेसेस ज़्यादा पूछा जाता है, डेट, ऑर्डर, क्रोनोलॉजी, ये सारे कुछ ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे आपका एनालिटिकल नेचर का रहेगा। यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में आप देखिएगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग है और जबकि बीपीएससी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी के अंदर जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है, जबकि आपका बीपीएससी में करंट अफेयर में 150 में से टोटल क्वेश्चन 150 है तो 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का होता है और बहुत ही बेसिक नेचर का होता है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होता है जिसमें कि एक सीसेट होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बीपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में क्या है कि आपका एक ही पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है, उसमें आपका मैथ्स का क्वेश्चन भी शामिल रहता है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका यूपीएससी के अंदर आपका 2 लैंग्वेज के पेपर है जबकि बीपीएससी में आपका 1 लैंग्वेज का पेपर है। दोनों आपका क्वालिफाइंग होता है, यहाँ यूपीएससी के अंदर भी क्वालिफाइंग है और बीपीएससी के अंदर भी आपका लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग है। लेकिन यूपीएससी मेंस में जीएस का वेटेज जो है आपका ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली बीपीएससी में आपका ऑप्शनल का वेटेज ज़्यादा होता है। जीएस का सिलेबस यूपीएससी में आपका वाइड रहता है, बड़ा सिलेबस है, जबकि आपका बीपीएससी जीएस में मेंस में आपका नैरो सिलेबस है।
जो ऑप्शनल का सिलेबस है वो वेरी कर सकता है यूपीएससी और बीपीएससी में, लेकिन ऑप्शनल पेपर में जो बंद कर दो, ऑप्शनल का सिलेबस दोनों के केस में वेरी कर सकता है। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है, जो क्वेश्चन पूछने का डोमेन है वो यूपीएससी में ज़्यादा बड़ा है, जबकि बीपीएससी में क्वेश्चन आपका नैरो डोमेन से आता है। भले ही सिलेबस आपका बड़ा हो, बट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका नैरो डोमेन से पूछा जाता है। यहाँ पे मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लिखना पड़ता है आपको विद इन टाइम, जबकि मेंस में आपको कम क्वेश्चन रहते हैं, कम लिखना पड़ता है। जैसे कि आपको 3 घंटे में 50 पेजेस आपको यूपीएससी के अंदर लिखना पड़ेगा, जबकि बीपीएससी के अंदर आपका 36 पेजेस ही रहता है 3 घंटे में। तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। अगर आपका स्पीड कम है और तो आप बीपीएससी में तो ठीक कर सकते हैं, बट यूपीएससी के लिए आपको स्पीड जो है, राइटिंग स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। इंटरव्यू का मार्क्स अगर हम देखें तो यूपीएससी के अंदर काफ़ी वेरी करता है। 110 से लेकर के 210 तक लोगों को मिलता है, 100 मार्क्स का वेरिएशन है। जबकि बीपीएससी के अंदर जो इंटरव्यू का मार्क्स है उसमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है। लोगों को एवरेज मार्क्स मिल जाता है 60, 70, 80, 90 के अराउंड, 120 में से इंटरव्यू में मार्क्स लोगों को बीपीएससी के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू को लेकर के वेरिएशन है बीपीएससी में वो कम है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। तो एक वीडियो जो हमने बनाया था लास्ट टाइम, उसमें बीपीएससी के बारे में हमने डिटेल में बात किया है, सारा कुछ सारे पहलुओं पे हमने डिस्कस किया है, सिलेबस की भी बात की है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली बात है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और आपका नेक्स्ट में पेपर 2 है जो कि सीसेट का होता है। पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स होता है, तो टोटल 200 मार्क्स हो गया। और इसका जो है नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत अटेम्प्ट होगा तो उसमें 2/3 मार्क्स, 0.66 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट अटेम्प्ट के लिए 2 मार्क्स है और रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए आपका 0.66 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक तो आपका करंट अफेयर है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा आपका हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा आपका है ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम डिटेल में ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉलिटी है, पॉलिटी और गवर्नेंस। फिर नेक्स्ट आपका, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद आपका इन्वायरमेंट है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सीसेट की बात करें तो सीसेट के सिलेबस में आपका देखिएगा तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है। पहले ये देख लीजिए कि सीसेट का पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर्स का होता है। 200 मार्क्स में आपको आपको 66 मार्क्स अचीव करना है। अगर आप 66 मार्क्स ले आते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे मेंस के लिए, तभी आप प्रीलिम्स का पेपर जो पेपर 1 है उसमें भी उसके लिए आप कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपका 65 मार्क्स आता है सीसेट में तो आप जीएस पेपर 1 में कितना ही अच्छा स्कोर कर ले, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स अचीव करना सीसेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसका 1/3 मार्क्स आपका रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 80 क्वेश्चन होता है, जबकि जीएस पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन था, तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, जबकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का नहीं होगा, 2 मार्क्स से ज़्यादा का होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग हो गया, और दूसरा जो बड़ा पोर्शन है वो है आपका मैथ्स का, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह। तो 2 इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में इसको सीसेट के सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया जो कि इंग्लिश में होता है, और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हम बात करेंगे डिटेल में सीसेट को जब डिस्कस करेंगे तो। और दूसरा जो सेगमेंट है वो आपका मैथ्स का सेगमेंट है, मेंटल एबिलिटी का सेगमेंट है, न्यूमरेसी का सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो दोनों आपका बीपीएससी और यूपीएससी के जो है उसमें प्रीलिम्स में कॉमन सिलेबस क्या है। तो आपका हिस्ट्री कॉमन सिलेबस है, हिस्ट्री आपका कॉमन है, ज्योग्राफी आपका कॉमन है, पॉलिटी कॉमन है, इकोनॉमिक्स कॉमन है, इन्वायरमेंट कॉमन है, करंट अफेयर कॉमन है, मैथ्स कॉमन है। लेकिन जो जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चन है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है और जो डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन है वो वेरी करता है। हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में।
तो अगर हम डिसिमिलर सिलेबस की बात करें जो यूपीएससी में एक्स्ट्रा है और बीपीएससी में एक्स्ट्रा है, वो ये देखिएगा कि यूपीएससी में आपको आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है, जो कि आपका बीपीएससी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आर्ट एंड कल्चर आपका यूपीएससी के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस के अंदर आएगा। इन्वायरमेंट भले ही कॉमन है यूपीएससी और बीपीएससी में, लेकिन जो वेटेज आपका इन्वायरमेंट का यूपीएससी के अंदर है वो वेटेज बीपीएससी के अंदर देखने को मिलता नहीं है। गवर्नेंस से काफ़ी क्वेश्चन आपके यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर बहुत कम रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका यूपीएससी में होता है। हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल। और सीसेट का जो इंग्लिश है वो बीपीएससी में आपका नहीं देखने को मिलेगा। तो सीसेट का इंग्लिश आपका यूपीएससी में एक्स्ट्रा हो गया। जबकि हम बीपीएससी की बात करें तो बिहार स्पेशल करते हैं, जो कि हमें यूपीएससी के लिए नहीं करना पड़ेगा। मिसलेनियस बहुत कुछ करते हैं बीपीएससी के लिए, जो यूपीएससी के लिए नहीं करना पड़ेगा। जो हम लूसेंट से साइंस का पोर्शन बीपीएससी के लिए कवर करते हैं वो आपका यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम साइंस का पोर्शन यूपीएससी के लिए लूसेंट से कवर नहीं करेंगे। बीपीएससी के लिए पढ़ना होगा तो जरूर हम साइंस लूसेंट से पढ़ेंगे। करंट अफेयर बीपीएससी स्पेसिफिक करना पड़ता है बीपीएससी के लिए, जबकि यहाँ पे जो यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर है वो अलग तरीके से करना होता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम देखते हैं कि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है यूपीएससी और बीपीएससी के अंदर वो किस तरीके का होता है। ये देखिए आपका जो बीपीएससी का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। आप यहाँ पे देखिए कि एक लाइन दिया हुआ है, उसके बाद आपका 5 ऑप्शंस है, ए बी सी डी ई। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन का सवाल है और 5 आपका ऑप्शंस है। तो ये जो सवाल आपका बीपीएससी के अंदर होता है वो वन लाइनर होता है और बहुत हद तक फैक्चुअल है। पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल आपका रहेगा या फिर लिटरेचर से सवाल रहेगा, प्लेस पूछ देगा, डेट पूछ देगा, कोई न्यूज़पेपर होगा तो वो पूछ देगा। जैसे यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा है, सत्य शोधक समाज के बारे में पूछा है और बहुत ही सिंपल सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको पता होगा तो आप एक ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन यही आपका यूपीएससी का क्वेश्चन आप देखें, यूपीएससी क्वेश्चन में आपका एक तो लंबा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका सवाल हुआ, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3। ये 1 2 3 में आपका हो सकता है कि एक सही हो स्टेटमेंट, हो सकता है कि 1 और 2 सही हो। तो कुछ इस तरीके से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 1 और 2 अगर सही रहेगा तो हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। केवल दूसरा स्टेटमेंट अगर सही है, आपका ये वाला स्टेटमेंट सही है केवल, तो हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर पहला और तीसरा स्टेटमेंट अगर आपका सही है तो ऑप्शन सी चूज करेंगे। अगर आपका तीनों स्टेटमेंट सही होगा तब हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और थोड़ी सी एनालिटिकल है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर प्रेम्बल से भी रिलेट कर दिया, डीपीएसपी से भी रिलेट कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन को रिलेट कर दिया, जबकि ऐसा बीपीएससी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको यूपीएससी के अंदर डील करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो बीपीएससी में 150 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में, जबकि यूपीएससी में 100 क्वेश्चन ही होते हैं। क्वेश्चन कम होते हैं यूपीएससी के अंदर, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, एनालिटिकल होता है, तो यहाँ पे पेपर को कंप्लीट करना कंफर्टेबली डिफिकल्ट ही होता है, भले ही क्वेश्चंस 100 ही हो, जबकि बीपीएससी में 150 क्वेश्चंस हैं। अब हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पहले तो बीपीएससी से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे और जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स हिस्ट्री में हम यूपीएससी और बीपीएससी में कंपेयर करते हैं। आपका यूपीएससी आपका ये हो गया और ये आपका बीपीएससी है। बीपीएससी के अंदर हिस्ट्री को लेकर काफ़ी वेटेज रहता है, वहाँ पे हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई वेटेज नहीं है। हिस्ट्री से बाकी जो सिलेबस के पार्ट हैं, एरियाज है, उसी के अकॉर्डिंग सवाल होता है। 20 से 22 सवाल यहाँ पे भी हिस्ट्री से पूछा जाता है। लेकिन जो आपका हिस्ट्री में जो 20 से 22 क्वेश्चन आता है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो आपका है वो आर्ट एंड कल्चर से होता है, जबकि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी के अंदर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जो 5 से 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का होता है वो बहुत ही डिसाइडिंग, बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। वो प्रीलिम्स के कट ऑफ क्रॉस करने में डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को जो है यूपीएससी के लिए हमें अलग से डिटेल में करना पड़ेगा। मिडिवल से जो यूपीएससी के अंदर है वो कुछ कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, जबकि बीपीएससी के अंदर मिडिवल का काफ़ी वेटेज रहता है, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपका यूपीएससी और बीपीएससी में हिस्ट्री को लेकर प्रीलिम्स में थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री का बुक लिस्ट देखें, क्योंकि हमने बीपीएससी के लिए बुक लिस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पे हम यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो बुक लिस्ट है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसके बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे आप देखिए कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा फॉलो करेंगे, या तमिलनाडु फॉलो करेंगे, या फिर लूसेंट फॉलो करेंगे। सेम बुक एंशियंट हिस्ट्री के लिए हम बीपीएससी के लिए भी फॉलो करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र सर का बुक फॉलो करेंगे, या फिर आपका तमिलनाडु का बुक फॉलो करेंगे, या फिर लूसेंट का बुक फॉलो करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, या तमिलनाडु पढ़ेंगे, या फिर लूसेंट पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के बीपीएससी और यूपीएससी में मोर और लेस सेम है। लेकिन हम यूपीएससी की जब हम बात करेंगे ना, तो लूसेंट को कम प्रेफर करेंगे, लूसेंट कम पढ़ेंगे। इसका रीज़न ये है कि लूसेंट में जो कंटेंट होता है वो फैक्चुअल होता है। आप उसको पढ़ करके आप एनालिसिस दिमाग में नहीं कर सकते, उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लूसेंट से करेंगे तो आपको हो सकता है प्रीलिम्स तो निकल जाए, लेकिन मेंस के जो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का काफ़ी क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे आपको फिर से करना पड़ जाएगा। और उसको करने के लिए ये सारी किताबें, जो RS शर्मा की किताब है, सतीश चंद्र सर का किताब है, और जो स्पेक्ट्रम है, हो सकता है आपको फिर से मेहनत करना पड़ जाए, फिर से पढ़ना पड़ जाए। इसलिए हम यूपीएससी जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर हम लूसेंट नहीं पढ़ेंगे। हम स्टैंडर्ड जो किताब है एनसीईआरटी का, RS शर्मा सर की किताब, सतीश चंद्र सर की किताब और स्पेक्ट्रम, यही तीनों हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न को लेके फॉलो करेंगे। और ये तीनों अगर आप किताब फॉलो करते हैं तो आपका बीपीएससी का जो हिस्ट्री है वो भी कवर हो जाएगा। आपको अलग से लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के अंदर लगभग लगभग आपका सेम है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर का एक बड़ा सा पोर्शन रहता है, तो इसके लिए हम नितिन सिंघानिया की किताब पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की एक बुक आती है उसको हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम किताब को देखेंगे। तो ये देखिए, आप पहले भी आप देख चुके होंगे कि ये एंशियंट इंडिया का इंग्लिश मीडियम में RS शर्मा सर की किताब है, ये हिंदी मीडियम में RS शर्मा सर की किताब है। ये आपका मिडिवल इंडिया है, सतीश चंद्र सर की किताब इंग्लिश मीडियम में, ये आपका हिंदी मीडियम में वही चीज़ हो गया। ये आपका मॉडर्न इंडिया एनसीईआरटी की किताब है बिपिन चंद्र सर की इंग्लिश मीडियम में, ये आपका हिंदी मीडियम में वही किताब हो गया। ये आपका स्पेक्ट्रम है और इंग्लिश मीडियम में, ये आपका हिंदी मीडियम में। तमिलनाडु की किताब का जो फ्रंट कवर होता है वो आपका येलो कलर का होता है, और फर्स्ट ईयर की जो किताब है उसमें आपका एंशियंट और मिडिवल होगा, और जो सेकंड ईयर की किताब है उसमें आपका मॉडर्न इंडिया कवर रहेगा। लेकिन ये जो तमिलनाडु की किताब है ये आपका केवल इंग्लिश मीडियम में आएगा, हिंदी मीडियम में ये तमिलनाडु की किताब अवेलेबल नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी की किताब आती है क्लास 11th की, रेड कलर की, इसको हम पढ़ेंगे। ये आपका इंग्लिश मीडियम में है और ये आपका हिंदी मीडियम में है। और ये आपका इंग्लिश मीडियम में नितिन सिंघानिया सर का आर्ट एंड कल्चर के लिए किताब है, और वहीं आपका ये हिंदी मीडियम में आर्ट एंड कल्चर की किताब नितिन सिंघानिया सर की है, भारतीय कला एवं संस्कृति। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर का, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा अलग है। तो आर्ट एंड कल्चर की बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो ये आपका इसमें आ जाएगा इंडियन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को लेकर के और एनसीईआरटी की इस किताब में काफ़ी डिटेल में बात किया गया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपका नितिन सिंघानिया सर ने आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री को डिस्कस किया है। लेकिन एनसीईआरटी की जो किताब आप पढ़िएगा तो उसमें कोई डायग्राम होगा, तो उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी बातें आपको यहाँ पर नितिन सिंघानिया सर की किताब में डिटेल में मिलती है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की जो किताब है रेड कलर की, इसको तो आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोट्री के लिए। बट ये सारी कुछ आपको नितिन सिंघानिया में भी मिलेगा, तो आप वहाँ से रिलेट करके ये चीज़ आप दोनों जगह से कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पेंटिंग देखिएगा, पेंटिंग से क्वेश्चन आता है, हर एक साल एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाता है, और पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेंटिंग के लिए एंशियंट और मिडिवल आपको इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पेंटिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से जो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पोट्री है, वो एंशियंट और मिडिवल वाला इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको नितिन सिंघानिया सर की किताब में आपको मिलेगा यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो इंटेंजिबल कल्चरल आर्ट्स है, उसको आप देखिएगा, उसके बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पपेट्री, इसमें आपका फोक होगा, फोक म्यूज़िक, फोक डांस, फोक थिएटर, और क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस होगा। तो दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट है, बट फोक म्यूज़िक, फोक डांस जो है वो आपका ढेर सारा है, बहुत सारा है। तो हो सकता है कि आप सारा कुछ ना कर पाएँ, लेकिन बहुत कुछ करने का प्रयास करें। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी बातें जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, आप उसको रिकॉल करें। या फिर जो फोक म्यूज़िक है, फोक डांस है, फोक थिएटर है, फोक कल्चर जो भी है,
आप उसको गूगल भी कर सकते हैं, उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जब उसको आप यूट्यूब से देखेंगे तो आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, तो वो सारी कुछ आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन कर सकता है। उसी तरीके से मार्शल आर्ट नितिन सिंघानिया सर की किताब में मिलेगा, उससे भी क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिल जाता है। लैंग्वेजेस, रिलीजन और लिटरेचर, ये आपका जो है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी मेंस के सिलेबस में जीएस पेपर 1 में कल्चर का पार्ट है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको करने का प्रयास करिए, जितना भी आपका हो सकता है आप इसको कीजिएगा। फिलोसफी आपका एंशियंट हिस्ट्री में भी है और यहाँ पे भी है। फेस्टिवल से भी एक सवाल आपको देखने को मिलता है, फिलोसफी और फेस्टिवल्स को करना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट आपका मिडिवल हिस्ट्री में है और आपका कल्चर का भी पार्ट है, तो भक्ति और सूफी मूवमेंट को आपको अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी का, प्रीलिम्स ज्योग्राफी का। तो यूपीएससी और बीपीएससी में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखने को मिलता है, काफ़ी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से देखने को मिलता है। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन ज्योग्राफी से कम होता है, यहाँ पे जनरली मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, जबकि आपका बीपीएससी के अंदर एनसीईआरटी किताब जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास और 12th क्लास का, वहाँ से भी देखने को मिलता है। बीपीएससी में ज्योग्राफी का किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा कुछ हमने पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। हम इसमें यूपीएससी पे फोकस करेंगे। तो जो बुक लिस्ट है वो आपका यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा किताब हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, वो है जीसी ल्योंग सर की किताब है, वो हम देखेंगे। ये बुक लिस्ट, ये जो 11th क्लास की दोनों बुक है और ये जो इंडिया पीपल इकोनॉमी है, आपने बीपीएससी के लिए भी देखा था, इसको हम यूपीएससी के लिए भी पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा किताब आपका है ये जीसी ल्योंग का किताब है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। आपका इंग्लिश मीडियम में है, मुझे पता नहीं कि ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है या नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। ये एक किताब हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है और लैंड फॉर्म के बारे में काफ़ी डिटेल से बात किया गया। मैप के लिए हम ऑक्सफोर्ड का एक मैप खरीद लेंगे और हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी यूपीएससी के अंदर एज वेल एज बीपीएससी दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो मैप आपका इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैप बनाने का प्रैक्टिस करने लगे, हाँ, आपको बेसिक इंडिया का, बिहार का मैप आना चाहिए, वर्ल्ड का मैप आना चाहिए, ताकि आप उसको मेंस के टाइम पे यूज़ कर सकें। यूपीएससी प्रीलिम्स या बीपीएससी प्रीलिम्स में आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैप की समझ होनी चाहिए आपको, और उसके लिए एटलस की किताब आती है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो जो पॉलिटी है आपका, इसमें यूपीएससी के देखा जाए तो पॉलिटी का काफ़ी क्वेश्चन आता है, 20 से 22 क्वेश्चन। जितना हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है आपका यूपीएससी के अंदर, लगभग उतना ही क्वेश्चन आपका पॉलिटी से भी आता है, जबकि बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन के आसपास आता है, जबकि पॉलिटी से आपका बीपीएससी में 10 ही क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। दोनों के लिए, यूपीएससी और बीपीएससी, हम दोनों के लिए लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करेंगे। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिहाज से, वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ये आपका इंग्लिश मीडियम में किताब है और ये आपका हिंदी मीडियम में लक्ष्मीकांत की किताब है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इसी लक्ष्मीकांत को हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ेंगे, जो माइन्यूट बातें हैं उसको याद रखने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि पॉलिटिक्स से जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए तो उसको हम गलत ना करें, उसको सही सही कर दें। और जो आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो भी आपका सही हो। ध्यान रखिए कि पॉलिटी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अलावा आपका गवर्नेंस है, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में कुछ इस तरीके का सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है, बट यहाँ पे हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस अलग करके देखते हैं। जो गवर्नमेंट के लॉ है, पॉलिसी है, स्कीम है, प्रोग्राम्स है, उससे आपका रिलेट करके सवाल आपका आता है। जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर की बुकलेट पढ़ेंगे, तो उसमें आपका बहुत सारा स्कीम, पॉलिसी, लॉ आपका कवर रहेगा, तो वहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए कवर करना पड़ेगा। कोई अगर वेलफेयर स्कीम लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई इंपॉर्टेंट बॉडी है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गन्स है, जो गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी रिलेट करके प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है। लेकिन कौन सी बॉडी, कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सी ऑर्गन जो है प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का सवाल है 10 साल का, पिछले 10 साल का सवाल हम देखेंगे। उसमें अगर किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा है तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। या तो करंट अफेयर के बुकलेट से स्टडी हो जाए, या फिर आपको गूगल करना पड़ सकता है, या फिर स्टैंडर्ड किताब आपको रेफर करना पड़ सकता है। बट जो बॉडी, जो इंस्टीट्यूशन पिछले 10 सालों में पूछा गया है, उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी को घुमा करके कुछ और पूछ सकता है।
एसएसजी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एसएसजी से भी सवाल प्रीलिम्स में कभी कभी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि गवर्नेंस के लिए कौन से मटेरियल को फॉलो करेंगे, तो एक तो गवर्नमेंट स्कीम आता है किसी न किसी कोचिंग का, विजन आईएएस का भी आता है, शंकर आईएएस का भी आता है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम का जो कंपाइलेशन है उसको आप कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारा दिया रहेगा उसमें, तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, जो बड़ा बड़ा गवर्नमेंट स्कीम है, वो आप करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी का आप रफ आइडिया भी रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और करंट अफेयर की जो आप बुकलेट पढ़ेंगे, वहाँ से भी गवर्नेंस का बहुत कुछ कवर होगा, तो वहाँ से हम गवर्नेंस का बाकी बचा कुछ कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो जो यूपीएससी के अंदर जो पूछा जाता है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो आपका यूपीएससी में जो क्वेश्चन होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। बीपीएससी में क्या होता है कि आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, डेटा पूछ देता है, कोई फिगर्स पूछ देता है, किसी पॉलिसी से रिलेट करके पूछ देता है। लेकिन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जब इकोनॉमिक्स से पेपर अटेंड कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपका गुड कॉन्सेप्चुअल कमांड होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल कमांड यूपीएससी के लिए आपका अच्छा होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। बीपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स से मात्र 10 सवाल पूछा जाता है, जबकि यूपीएससी के अंदर इकोनॉमिक्स से 20 से 22 सवाल पूछे जाते हैं। जितना आपका हिस्ट्री पॉलिटी का वेटेज है, उतना ही आपका इकोनॉमिक्स का वेटेज यूपीएससी के अंदर है। इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आप इस बात से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसीलिए हम यूपीएससी के लिए जो बुक रेफर करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, वो थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे। रमेश सिंह सर की किताब आती है, आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। डिटेल थोड़ी सी बल्कि बुक है, बट काफ़ी हेल्प करेगा। ये केवल आपको प्रीलिम्स में ही हेल्प नहीं करेगा, आपको जो जीएस पेपर 3 है, इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, वहाँ भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। जब आप रमेश सिंह सर का किताब पढ़िएगा तो आपको बीपीएससी जीएस पेपर 2 में जो दूसरा वाला सेक्शन है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी वाला, वहाँ भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा। एनसीईआरटी की किताब पढ़ के आप बेसिक्स इकोनॉमिक्स से इंप्रूव कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप रमेश सिंह सर की किताब पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं किताब टॉपिक। ये आपका रमेश सिंह सर का किताब है इंग्लिश मीडियम में, और ये आपका ये हिंदी मीडियम में किताब है, और ये आपका इंग्लिश मीडियम में किताब है। और ये आपका 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है, और ये आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। अगर आप रमेश सिंह सर का किताब पढ़ लेते हैं तो आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें एनसीईआरटी किताब, आप बिल्कुल पढ़िए। एनसीईआरटी किताब आप पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स को लेके, वो काफ़ी इंप्रूव होगा, आपको मज़ा भी आएगा। फिर इन्वायरमेंट, जैसे कि आपको बताया था कि बीपीएससी में इन्वायरमेंट को हमने साइंस के साथ रखा था, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ही कम, 3 से 4 सवाल भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1 से 2 सवाल आपका बीपीएससी में पूछा जाता है। लेकिन वही यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में आपका 20 से 22 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आता है। क्योंकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी सेम होता है। तो जो लोग फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए इन्वायरमेंट का जो वेटेज है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंट को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए शंकर आईएएस सर का किताब आता है, शंकर आईएएस का, कुछ इस तरीके का होता है, ये कवर पे चेंज होता रहता है। आप इसको आप इन्वायरमेंट के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स में आप पढ़ सकते हैं। हम बात करेंगे इन्वायरमेंट, जो कि यूपीएससी का स्पेशल टॉपिक है, बीपीएससी से अलग है। इसके लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आप शंकर आईएएस का किताब आप देखेंगे तो वहाँ पे 5 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, और उसी तरीके से आपका पार्ट 3, 4 और 5 है। यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो आपको देख लीजिए कि किस तरीके से पढ़ना है। एक तो आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़िएगा। ये बीपीएससी के लिए भी कॉमन है, यूपीएससी के लिए भी, यूपीएससी में तो है ही, बीपीएससी में भी है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि इकोलॉजी क्या है, क्या फंक्शन इकोसिस्टम का, कितने तरह के इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद पॉल्यूशन के बारे में देखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे इसमें पहली रीडिंग में आप रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉल्यूशन है, आप उसको फील करने का प्रयास कीजिए कि आपके डे टू डे लाइफ में जो पॉल्यूशन से रिलेटेड इशू है उसके क्या कारण है, कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्कोप है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में शंकर आईएएस में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, आपको केवल बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है। और करंट अफेयर में भी आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि नया रूल 2020 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर के सरकार लेकर के आई है।
नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी है। तो पहले आपको बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी जो शेड्यूल्ड एनिमल है, प्लांट और एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, मरीन ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अगर शेड्यूल्ड एनिमल की बात की जाए तो बहुत सारा दिया हुआ है। प्लांट और एनिमल बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो काफ़ी सारा कुछ दिया हुआ है। हम उसमें क्या करेंगे ना कि उन्हीं एनिमल्स, उन्हीं प्लांट के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे जो प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछा गया है। जो पास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जिस प्लांट और जिस एनिमल, जिस शेड्यूल एनिमल की बात की गई है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ से हम उसको करने का प्रयास करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर है उसमें करने का प्रयास करेंगे। और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं या इंडेंजर्ड एलिमेंट्स हैं उनको याद कर लेंगे, बाकी को हम करंट अफेयर्स से करेंगे। जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जो कंजर्वेशन एफर्ट है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया नेशनल पार्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी वाली जो सेंचुरी है वो आपका हो गया। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क और जो कंजर्वेशन एफर्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको करंट से भी कवर करना है कि क्या एफर्ट जो है अभी करंट में कंजर्वेशन को लेकर के लिया जा रहा है और कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में करंट अफेयर की जो मैगजीन है उसमें कवर की गई है, तो आपको वहाँ से इसको रिलेट करना पड़ेगा। और जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में जो नेशनल पार्क और बायो सेंचुरी है उसके लिए आप पास्ट 10 ईयर्स का भी क्वेश्चन पेपर रेफर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप रेफर करेंगे तो उसमें जिस नेशनल पार्क, जिस टाइगर रिजर्व की बात की गई है, जिस सेंचुरी की बात की गई है उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल पढ़िएगा कि किस क्लाइमेट में होता है, कौन से रीजन में पड़ता है, किस तरीके के वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरीके का आपका फ्लोरा एंड फौना होता है, किस तरीके के वहाँ पे ट्रैवल्स होते हैं। ये सारा कुछ जानकारी आप रखिएगा क्योंकि घुमा फिरा करके उन्हीं टॉपिक से रिलेट करके यूपीएससी के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है आपका क्लाइमेट चेंज का। तो सबसे पहले तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज किसको बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है, कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, इसकी क्या लाइफ टाइम है। फिर ओशन एसिडिफिकेशन की बात करेंगे, डिप्लेशन की बात करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज को इंडिया से रिलेट करेंगे कि इंडिया और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है, इंडिया के अंदर क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है और क्या फैक्ट्स हैं। ये जो पोर्शन आपका है ये स्टैटिक तो है ही, बट इसको करंट से भी रिलेट करके पढ़ेंगे कि अभी इंडिया से रिलेटेड करंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या फैक्ट है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए इंडिया में, और आपका कुछ भी मतलब इनिशिएटिव्स है तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको बीपीएससी के लिए भी पता होना चाहिए, यूपीएससी के साथ साथ बीपीएससी के लिए पता होना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन का कोई अगर समिट होने वाला है, कोई मीटिंग होने वाला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है तो वो डेट, वो प्लेस बीपीएससी में पूछ लेता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जो है आपका यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन आप डिटेल में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। फोर्थ में आपका है, फोर्थ पार्ट में एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बारे में आप यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे टर्म्स की बात किया होगा। एग्रीकल्चर से सवाल इस तरीके के नहीं आते जो जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, बट ये काफ़ी हेल्प आपको जीएस पेपर 3 मेंस के टाइम पे यूपीएससी में मदद करेगा। प्लस प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर से बन सकता है। जो पार्ट 5 है उसमें सबसे पहले एक्ट, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस और मेजर्स के बारे में बात किया गया है। और करंट अफेयर में भी अगर कोई नई एक्ट या पॉलिसी आई है या कोई नया इंस्टीट्यूशन का जिक्र हो रहा है तो आप उसको वहाँ से, इसको वहाँ से भी रिलेट करना है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया के अंदर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन हो गया, ये दोनों कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एनालिटिकल सवाल आ जाता है। इससे हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन पिक करके या कोई कन्वेंशन पिक करके आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दे और आपको पूछे कि पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही है, चारों सही है, इस तरीके से भी आपको दे सकता है। लास्ट में जो आपका है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और हेल्थ अफेक्ट है, ये आप थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिएगा, रफ आइडिया रखिएगा। इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपको यूपीएससी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, बट बीपीएससी के अंदर सवाल आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी में करंट अफेयर किस तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि बीपीएससी में जो करंट अफेयर कवर करना था तो हम बीपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर की बुकलेट की बात किए थे। बट यूपीएससी में अगर करंट अफेयर करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, तो जो न्यूज़पेपर हम फॉलो करेंगे, आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू फॉलो कर सकते हैं। द हिंदू पढ़ना अच्छा लगता है आपको, द हिंदू पढ़िए। इंडियन एक्सप्रेस अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए।
आप अगर कम में काम चलाना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो करंट अफेयर का जो वेटेज है यूपीएससी प्रीलिम्स में कम आता है, करंट अफेयर से रिलेट करके सवाल आता है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर से बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ें ताकि आप जो करंट अफेयर की न्यूज़ हैं उससे आप टच में रहें। आप 40 मिनट से 1.5 घंटा का टाइम दे सकते हैं। 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम आप न्यूज़पेपर को ना दें, क्योंकि आपको बहुत कुछ और भी कवर करना पड़ता है। कोशिश करें कि आप न्यूज़पेपर डेली 40 मिनट में कवर कर लें। बस न्यूज़ के टच में रहना है, बाकी कुछ आपका मैगजीन से कवर हो जाएगा। बाकी आप न्यूज़पेपर के अलावा आप कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। पिछले 1 साल का आप फॉलो कीजिए। आप किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं, विजन आईएएस का फॉलो कर सकते हैं या इनसाइट का फॉलो कर सकते हैं। विजन आईएएस का जो होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, और विजन आईएएस का जब मंथली मैगजीन फॉलो कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको वहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिले। लेकिन जब आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको मेंस और इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो जो टॉपिक यूपीएससी पिछले 10 सालों में पूछा है उसी से रिलेट करके करंट अफेयर को जोड़ते हुए वो वहाँ पे टॉपिक्स को कवर कर रखता है। तो जब आप मंथली मैगजीन करते हैं तो करंट अफेयर ही नहीं, आपका बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होता है। तो जब आप मैगजीन को पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, तो जो वहाँ पे फैक्ट आपको दिखता है, कोई प्लेस दिखता है, कोई पर्सनालिटी दिखता है कि किसी टेक्नोलॉजी की बात की गई है या कोई कल्चरल ऑब्जेक्ट की बात की गई है, प्लेस की बात की गई है, तो आप उसको मार्क कर लें करंट अफेयर के मैगजीन में। और स्टैटिक पोर्शन का भी कॉन्सेप्ट आपका जो है बॉक्स में करके दिया रहेगा, तो आप वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है डिटेल में दिया रहता है थोड़ा सा, तो आप उसको भी मार्क कर लीजिए प्रीलिम्स के लिए जो करंट में आ रहा है। तो जब आप ये जो मंथली मैगजीन है आप पढ़ेंगे तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन वो भी आपका रिवाइज होता है, इसीलिए मैगजीन पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन करंट अफेयर से कम देखने को मिले, बट आपको मेंस में और इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं पीटी 365 पढ़ने को रिकमेंड नहीं करता हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि पीटी 365 काफ़ी बल्कि है, काफ़ी फैक्ट दिया हुआ है, काफ़ी टाइम लगता है उसको करने में, और क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आपको कम देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट ही होंगे उसको करने के बाद, और उसको करने के बाद मेंस और इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प नहीं मिलता है। जबकि आप मंथली मैगजीन करेंगे तो वो आपका बेटर रहेगा। मंथली मैगजीन करेंगे तो उससे आपका मेंस के लिए आपको अलग से मेंस 365 ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, कुछ जो अलग कंटेंट वहाँ पे होगा वही करना है, बाकी आपका मंथली मैगजीन से ही करंट आपका मेंस और इंटरव्यू के लिए भी कवर हो सकता है। इसीलिए आप मंथली मैगजीन पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आपका मंथली मैगजीन से ही कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा करना चाहते हैं तो विजन आईएएस का मेंस 365 आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पे भी काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप कर लेंगे। तो अगर पीछे से भी टेक्नोलॉजी का सवाल आता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। बीपीएससी में जिस तरीके से हम लूसेंट पढ़ते हैं साइंस के लिए, तो वो यहाँ पर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। साइंस जो पढ़ते हैं लूसेंट से वो यहाँ पर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कभी कभी बहुत ही आसान होता है, उसका ट्रिक भी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये तो था आपका जीएस पेपर 1 की बात, जिसमें कि सारा कुछ सिलेबस की बात किया, बुक लिस्ट की बात किया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस किया। अब जो दूसरा जो सीसेट का पेपर है, जीएस पेपर 2 सीसेट का जो पेपर है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का सवाल होता है। मैंने आपको बताया था कि जो सीसेट का पेपर है उसमें आपका 2 सेगमेंट बड़ा है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट है, दूसरा आपका मैथ्स का सेगमेंट है। तो कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ये आपका इंग्लिश में रहेगा। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको यहाँ पर डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर इंग्लिश आपका ठीक नहीं है तो आप कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम को सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सवाल होता है कॉम्प्रिहेंशन का वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, एक बार में तो सॉल्व होता ही नहीं है। एक बार में अगर आप आंसर पिक भी कर लेते हैं तब आपको दूसरा या तीसरा बार भी पढ़ना पड़ सकता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है, जिसको आप करेक्ट समझ रहे हैं, सच में वो करेक्ट है या नहीं है। इसीलिए अगर आप केवल कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करते हैं तो आपका रिस्की हो जाएगा फिर, क्योंकि 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 1 घंटा आपको लग सकता है केवल 20 क्वेश्चन करने में भी, उसमें भी आपका वो सही होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मैथ्स का सवाल है, मेंटल एबिलिटी का सवाल है, वो आपका कंपेरेटिवली ईजी रहता है। तो अगर आप मैथ्स में बेसिक कमांड 10th लेवल का कमांड आप बना लेते हैं
तो ईजिली आप मैथ्स के क्वेश्चन को करके सीसेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो अचीव कर सकते हैं। जो 200 मार्क्स में से जो 66 मार्क्स लाने होते हैं वो आपका मैथ्स से ही आसान आ सकता है। यूपीएससी पेपर सीसेट का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन ही करता है कि यूपीएससी चाहता है कि आपको मैथ्स 10th तक का आए, और 10th तक का मैथ्स इंपॉर्टेंट भी है। 10th तक का मैथ्स आना ही चाहिए। अगर आपको 10th तक के मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप फिर से उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल होता है। 10th स्टैंडर्ड तक की जो किताब होती है आप वहाँ से एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसको रेफर करके और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके मैथ्स के टॉपिक को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफिकल्ट किताब जैसे RS अग्रवाल सर की जो किताब है उसको मैथ्स के लिए आप रेफर नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जो सीसेट में क्वेश्चन होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन भी करने आता है मैथ्स में तो आप सीसेट का पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम दोनों प्रीलिम्स यूपीएससी और बीपीएससी दोनों प्रीलिम्स के लिए हम कॉमन स्ट्रेटजी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले आप कॉमन पोर्शन जो है, जो कॉमन टेक्स्ट बुक है और जो कॉमन पोर्शन है आप उसको करने का प्रयास करें। कॉमन टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करें। लूसेंट को आप साइड में रख सकते हैं। आप जो स्टैंडर्ड किताब है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका यूपीएससी और बीपीएससी में दोनों में हेल्प मिलेगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है चाहे यूपीएससी का अलग हो या बीपीएससी के लिए हो, आप उसको 3 बार पढ़ के छोड़ दें। लेकिन जब आपका एग्जाम आ जाएगा प्रीलिम्स का, चाहे आपका बीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, जो भी आपका एग्जाम हो, 2 महीना पहले आप पूरा कंटेंट, अगर आप बीपीएससी के लिए दे रहे हैं तो बीपीएससी फोकस होकर के उसको 4 से 5 बार रिवाइज करने का प्रयास करें। और उसी तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स से 2 महीना पहले जो यूपीएससी प्रीलिम्स वाला है उसको फोकस होकर के 4 से 5 बार रिवाइज करें। आपका दोनों में काफ़ी अच्छा स्कोर होगा और आसानी से आप प्रीलिम्स का कट ऑफ दोनों में क्रॉस कर सकते हैं और दोनों के मेंस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप दोनों का कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना चाहिए। जहां आप 35 आवर्स पर वीक दे रहे थे आप उसको इंक्रीज करके 45 कीजिए, 45 से 60 की तरफ लेके जाइए। अगर आप इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अगर आप 10 घंटा डेली पढ़ सकते हैं तो आप 10 घंटा पढ़िए, बट कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए। बीपीएससी के लिए भी मैंने बोला था कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कंफर्ट के अनुसार ब्रेक लीजिए, लेकिन लंबा ब्रेक नहीं लीजिए। लंबा ब्रेक अगर आपको लगता है कि आप परिवार के बीच में बैठते हैं और आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है चला जाता है, तो आप वैसे सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे ब्रेक होना चाहिए। हाँ, तो वीकली आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए और आप फिर से प्रिपरेशन में लग जाए। जो टाइम टेबल है आपका वो आपका कंफर्ट के अनुसार होना चाहिए। टाइम टेबल आपको कोई और फिक्स ना करे, टाइम टेबल आप खुद फिक्स करें। जो आपको इंटरेस्ट है, जो आपको कंफर्ट है, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। और जो टारगेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा आप रखें, जितना आप कर सकते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा रखें, ताकि आपके अंदर एक नेचुरल प्रेशर रहे कि हमारा टारगेट जो है उसको कंप्लीट करना है, हम उससे थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन आप अगर मिस कर जाएं तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप उसको फिर से रिवाइज करके फिर से टारगेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टारगेट आप बनाते हैं उसको सीरियसली लीजिए। अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो आपके अंदर प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो फिर उस टारगेट का महत्व भी नहीं होगा। नोट्स मेकिंग और रिवीजन स्ट्रैटेजी लगभग आपका बीपीएससी में जैसे डिस्कस किया था वैसे ही यहाँ पर रहेगा। लंबे नोट्स आप अवॉइड कीजिए। किताब में ही आप प्रीलिम्स के लिए मार्क कर लीजिए। आप यहाँ पे किताब में ही मार्क कर लीजिए। जो अनऑर्गेनाइज कंटेंट है उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। रिवीजन स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा कि हमने बीपीएससी के लिए डिस्कस किया था। लेकिन कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री के कुछ जो टॉपिक्स है वो फेड हो जाता है। कल्चर का जो टॉपिक है उसमें जो कंटेंट है वो अक्सर फेड हो जाता है। तो हिस्ट्री और कल्चर के टॉपिक को आप ज़्यादा रिवाइज करें। आप डेली आप शेड्यूल कर सकते हैं हिस्ट्री और कल्चर के लिए। आप उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज कीजिए ताकि हिस्ट्री और कल्चर का जो पोर्शन है वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। तो जो आप भूल जाते हैं आसानी से उसको आप ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर रहें प्रीलिम्स को लेकर के और आप अच्छा स्कोर कर सकें। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है प्रैक्टिस पेपर। प्रीलिम्स का पेपर कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे एनालाइज करें और कैसे उसको एग्ज़ाम के टाइम पे अटेम्प्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो पिछले 5 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी का, आप उसको अटेम्प्ट करें। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी के लिए भी अटेम्प्ट करें। आप जब 10 साल का पेपर आप देखते हैं तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से सवाल
यूपीएससी में देखने को मिल रहा है और वो टॉपिक स्टैंडर्ड किताबें में है कि नहीं है। अगर वो टॉपिक स्टैंडर्ड किताबों में नहीं है तो आप या तो उसको करंट अफेयर के बुकलेट जो मैगजीन है उससे कवर करें, या फिर उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा गूगल करके डिटेल पता कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक आपका यूपीएससी में दोबारा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए 30 से 35 आप पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट लगाएं। किसी भी कोचिंग का लगा सकते हैं, आप विजन आईएएस का लगा सकते हैं, इनसाइट का लगा सकते हैं, फोरम आईएएस का भी लगा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि किसी एक कोचिंग का जो टेस्ट पेपर है उसको फॉलो कीजिए, और कुछ फुल टेस्ट 3 से 4 फुल टेस्ट आप अलग अलग कोचिंग है, 3 कोचिंग का भी आप कर सकते हैं। मतलब 3 कोचिंग का 3-3 टेस्ट अगर फुल टेस्ट लगा लेते हैं तो आपका 10 फुल टेस्ट पेपर हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी आपकी आ जाएगी फुल टेस्ट पेपर में। पार्ट टेस्ट आप जितना लेना चाहें, आप जितना करना चाहें, जिस टॉपिक में आपको जितना ज़रूरत महसूस होता है उतना पार्ट टेस्ट लगाएं। आप जिस भी कोचिंग का आपको लगता है कि ये पार्ट टेस्ट आपका हेल्पफुल रहेगा तो उस कोचिंग का आप पार्ट टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको कल्चर में जो चीज़ें हैं वो याद नहीं हो रही है, या फिर आप चेक करना चाहते हैं कि कल्चर की जो बहुत सारे क्वेश्चन है कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। तो हो सकता है कि एक कोचिंग के जो पार्ट टेस्ट है उसमें 100 ही क्वेश्चन हो या 200 क्वेश्चन हो, तो आप वैसे कल्चर के लिए आप 2-3 कोचिंग का भी टेस्ट पेपर पार्ट टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं, ताकि आपका 500 से 600 क्वेश्चन कल्चर से आपका प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप कल्चर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। तो टेस्ट पेपर आप जब भी देना तो उसको एग्ज़ाम की तरह दें। आप अपने आप को एग्ज़ाम के जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें ढालने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है उस टाइमिंग में आप बैठ सकते हैं टेस्ट पेपर लिखने के लिए, तो आप उसमें बैठें। आप जब भी टेस्ट पेपर लगाएं तो आप बिल्कुल 2 घंटा फोकस होकर के टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 घंटा टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, फिर घूम करके आ रहे हैं, फिर से 1 घंटा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 2 घंटा बिल्कुल फोकस होकर टेस्ट पेपर लगाइए, ठीक उसी तरीके से लगाइए जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। पेपर देने के बाद आप उसका सॉल्यूशन तो देखिए कि कहाँ पे आपने क्वेश्चन गलत किया है, या फिर कहाँ पे आपने क्वेश्चन को गेस किया था। तो वहाँ पे जो गेस किया था वो सही हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर उसके बाद पेपर को आप एनालाइज भी कीजिए। अगर आपका मार्क्स कम आता है तो पेपर को एनालाइज कीजिए। आप उसमें जो वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका हिस्ट्री वीक है, कि आपका इन्वायरमेंट वीक है, कि आपका इकोनॉमिक्स वीक है, कि आपका करंट अफेयर वीक है। आप वीक एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, संयम की ज़रूरत पड़ेगी। एनालाइज करना इतना आसान काम नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम कोई एक एरिया देख लेते हैं, जैसे करंट अफेयर का कुछ 4-5 क्वेश्चन देख लिया कि गलत हो गया है, तो हम ये बना लेते हैं, अपना व्यू बना लेते हैं, दिमाग में कंक्लूड कर लेते हैं कि करंट अफेयर हमारा वीक है इसलिए प्रीलिम्स में नंबर कम आया। नहीं, करंट अफेयर वीक है मानते हैं, बट उसके अलावा भी कोई पोर्शन आपका वीक है तो उसको भी पता करने का प्रयास कीजिए, ताकि उसको रिवाइज करके स्ट्रेंथन किया जा सके। एक और बात है कि जो प्रीलिम्स का पेपर यूपीएससी के अंदर होगा उसमें आपको गेस करना पड़ेगा और कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क लेना पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगा, और जो आप करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका आपका नुकसान हो जाएगा। फिर जो टेस्ट पेपर आप लगाते हैं उसको आप 3 से 4 बार रिवाइज भी करें, और जो टेस्ट पेपर में आपका स्कोर आता है उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि टेस्ट पेपर में जो स्कोर आता है वो आपका एक्चुअल एग्जाम में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसका कारण क्या है ना कि एक्चुअल जो प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी का होता है उसमें बहुत कम क्वेश्चन, 30 से 35 सवाल ही जो होता है वो सोर्स से होता है जो आप पढ़ते हैं। लेकिन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, सोर्स जो आप रेफर करते हैं प्रीलिम्स के लिए उससे ज़्यादा रहता है, ज़्यादा सवाल रहता है। तो जैसे आप विजन आईएएस का टेस्ट पेपर लगाएंगे तो जो स्टैंडर्ड सोर्स है और जो करंट अफेयर की मैगजीन है विजन आईएएस का, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लें तो 70 से 75 क्वेश्चन आपका जो टेस्ट पेपर में मैच कर जाएगा। तो हो सकता है कि आप इस पर कमांड बना लिए हों, जो स्टैंडर्ड किताब है, जो करंट अफेयर की मैगजीन है, तो विजन में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हों, लेकिन हो सकता है कि आप एक्चुअल एग्जाम में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएँ। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। इसके लिए ही हमने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स की बात किया है जो आपको कट ऑफ को क्रॉस करने में मदद करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो टेस्ट पेपर लगाया है उसमें आपका मार्क्स कम रहा हो, बट यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्रॉस कर जाए, क्योंकि टेस्ट पेपर में मार्क्स कम इस वजह से रहा होगा क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड किताब है, जो करंट अफेयर की मैगजीन है, वो अच्छे से कवर नहीं हुआ होगा। ये हो सकता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम आते आते तक में आपने करंट अफेयर की मैगजीन
और स्टैंडर्ड किताब अच्छे से कवर कर ली हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और आप कट ऑफ आसानी से कवर कर लेंगे। अब सवाल आता है कि जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करें। जैसे कि आपको बताया कि केवल 30 से 35 सवाल ही जो है आपका वो कंफर्म कैटेगरी में आता है। मतलब वो क्वेश्चन आपको उन सोर्स में देखने को मिल जाएगा जो आप पढ़ते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे। अगर आपने उन सोर्स को अच्छे से किया है तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन का कंफर्म्ड ऑप्शन ये होगा, एकदम क्लियर है। तो वैसे क्वेश्चन आपको बहुत कम होंगे देखने को मिलेंगे, आपको 30 से 35 सवाल ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी क्वेश्चन में क्योंकि 30 से 35 सवाल, मान लेते 35 सवाल भी आपने करेक्ट कर दिया, जो सोर्स जो आपने रेफर किया था वहां से आया हुआ है, तो आपको कितने मार्क्स बनेंगे? 70 मार्क्स बनेंगे। कट ऑफ कहाँ जाता है? 90 प्लस में जाता है, कभी कभी 100 क्रॉस कर जाता है। तो आपको 70 मार्क्स से 90 प्लस या 100 प्लस ले जाने के लिए आपको गेस करना पड़ेगा। और गेस हम कैसे करेंगे उस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्या ट्रिक्स होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे हम गेस करने के दौरान, उस पर हम बात करेंगे कि बिना गेस किए आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं यूपीएससी का। गेस करना इंपॉर्टेंट है, जब गेस करना ही है तो क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एग्जाम में, तो जो आपका पहला रीडिंग होगा, पहली बार में आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जो क्वेश्चन आपको लगे कंफर्टेबली किया जा सकता है और आसान है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि कंफर्टेबल है, आसान है, जिसका ऑप्शन आप इजीली पिक कर रहे हैं, चाहे वो कंफर्म कैटेगरी से हो या आप वहाँ पे गेस कर रहे हैं, इंट्यूशन से कर रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबली कर रहे हैं, चाहे वो 50 से 70 क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इसको कर लें। स्ट्रेस आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बार में आप ज़्यादा प्रेशर ना लें। 50 से 70 क्वेश्चन आप कंफर्टेबली कर लें और जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है आप उसको मार्क करके छोड़ दें। आप दूसरी अटेम्प्ट कीजिए पेपर का, दूसरी आप रीडिंग लगाएंगे उस पेपर का, तब आप वहाँ पे दिमाग लगाने का प्रयास करें। जो कॉम्प्लेक्स नेचर का सवाल है वहाँ पे आप दिमाग लगाने का प्रयास कर सकते हैं। जब आप गेस कर रहे हैं तो कोई कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना पड़ सकता है, कोई ट्रिक लगाना पड़ सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी का मॉडल लेना पड़ सकता है। हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन कभी भी ब्लाइंड गेस ना करें। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें अगर एक ऑप्शन के बारे में भी आपको पता नहीं है तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए। जो 86 से 90 क्वेश्चन आपका है वो आपका आइडियल होता है। आपको 10 क्वेश्चन के राउंड आप छोड़ भी देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। अगर 86 टू 90 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स आसानी से कट ऑफ हो सकता है। तो आप देखिए कि 30 से 35 सवाल, लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन में आपको गेस करना पड़ेगा और उसी गेस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का कि कैसे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट का हम सहारा लेते हैं प्रीलिम्स में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि करेक्ट अटेम्प्ट के लिए आपका 2 मार्क्स है और अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 2/3 मार्क्स 0.66 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। 0.66 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि जो आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसको उसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तीसरा 4। अगर इन चारों ऑप्शन में आपको लगता है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है ये तो कंफर्म गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, मान लेते सेकंड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया, ये हो ही नहीं सकता, फोर्थ भी नहीं हो सकता, तो आपका एक ही बच जाएगा, जो बचेगा वो करेक्ट होगा। तो आपको इस केस में आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने 3 रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, उस केस में आपका करेक्ट अटेम्प्ट माना जाएगा और आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन लेते हैं जिसमें केवल आपने 2 रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, जैसे आपका 1, 2, 3, 4 है और 2 ऑप्शन हमने कहा कि भाई पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और तीसरा ऑप्शन भी गलत है, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बच के ये आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है 50-50% है। 50-50% चांस है कि आप करेक्ट ऑप्शन को पिक करेंगे।
लेकिन यहाँ भी अनसर्टेनिटी है, हो सकता है कि जो ऑप्शन पिक करें वो अनफॉर्चुनेटली गलत ऑप्शन पिक हो जाए। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कहता है कि यहाँ पे अगर आप रैंडम गेस करते हैं तो आपका 0.67 पॉजिटिव मार्क्स मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप ऐसे क्वेश्चन में जहां आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया है और दो ही ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, वहां पे अगर आप रैंडम गेस करते हैं तो आपका 0.67 पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर करें। आप अगर उसमें गेस करके आएंगे तो आपको पॉजिटिव स्कोर होने की संभावना ज़्यादा रहेगा। तीसरा सिचुएशन लेते हैं जिसमें कि आपका 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4, और आपने कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। आपने कहा कि भाई ये दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, कंफर्म्ड गलत है, दूसरा ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपका 3 चॉइसेस है जिसमें से आपको कोई एक पिक करना है और एक करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जो चांसेस है सही होने का वो आपका कम हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी कहता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आप रैंडम गेस करते हैं तो आपको 0.22 मार्क्स का बेनिफिट होगा, 0.22 मार्क्स का बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो आप मार्क्स कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल मार्क्स से वेरी करेगा। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा कि जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, उसका दो साइड होता है, एक आपका हेड होता है और दूसरा आपका टेल होता है। जब हम सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। दोनों के आने की जो संभावना है वो 50-50 है। 0.5 चांसेस है कि आपका हेड आ सकता है, उसी तरीके से 0.5 चांसेस है कि आपका टेल आ सकता है। बट एक्चुअल में तो कोई एक ही आएगा, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो एक्चुअल में हो सकता है कि आपने जो गेस किया है वो ज़्यादा सही हो जाए और आपको इस प्रोबेबिलिटी के स्कोर से ज़्यादा फायदा मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो ये जो प्रोबेबिलिटी का स्कोर है उससे आपको कम भी मिल सकता है। अगर आपको एक भी ऑप्शन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता, और यहाँ पे अगर आप रैंडम गेस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेगा, ना आपको फायदा होगा ना आपको नुकसान होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी कहता है। लेकिन एक्चुअल मार्क आपका वेरी करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2018 में जो मैंने प्रीलिम्स लिखा था उसमें मैंने 24 डिफिकल्ट सवाल अटेम्प्ट किया था, जिसमें कि ऑप्शंस के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में मेरे को बहुत ही कम आइडिया लग रहा था, और किसी तरीके से कुछ भी जुगाड़ लगा के करने का प्रयास किया, और इन 24 डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद मेरे को नुकसान हुआ, क्योंकि जो ओवरऑल मार्क्स इन 24 क्वेश्चन पे बना वो नेगेटिव में बना, -2 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा भी हो सकता है, और इतने ही मार्क्स से हमारा प्रीलिम्स रह गया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आप डिफिकल्ट सवाल में जब रैंडम गेस करेंगे, प्रोबेबिलिटी भले ही कहता है कि आपको 0 या पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा, बट एक्चुअल मार्क्स आपका वेरी कर सकता है। ये आपको किस्मत पे डिपेंड करेगा और आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि कितना नॉलेज आपका है। भले ही वो फेड हो गया है, वो नॉलेज फेड हो गया है, बट वो इंट्यूशन से अप्लाई हो रहा है, तब आपको पॉजिटिव स्कोर गेस करने के बाद भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, और जहाँ पे अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो वहाँ तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको जो केवल कंफर्म पता है कि ये तो करेक्ट ऑप्शन है उसी को लगा के आ गया। अगर आप वैसा लगा के आएंगे तो आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ कभी क्रॉस नहीं होगा। आपको तो इंट्यूशन और गेस का मदद लेना ही पड़ेगा। और ये जो आपको प्रोबेबिलिटी बताया है कि अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है पॉजिटिव स्कोर की वो ज़्यादा है। जितना और ज़्यादा ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स है जो आपका प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला जो टेक्निक्स है, ट्रिक है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के। अगर आपको कहीं पे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दिखें, जैसे कि 2018 में 3D प्रिंटिंग के बारे में पूछा था कि 3D प्रिंटिंग के का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में हम अनलिमिटेड पोटेंशियल कंसिडर करेंगे कि इसका एप्लीकेशन हर जगह संभव है। हो सकता है कि आपको लगे कि पर्टिकुलर एरिया में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो 10 साल के बाद उसका एप्लीकेशन मिल जाए। तो ये बता पाना कि उस टेक्नोलॉजी का पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर जगह पे
एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात की गई है या पोटेंशियल की बात की है, वहाँ पे सारे स्टेटमेंट को हम करेक्ट कंसिडर करेंगे। सारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट कंसिडर होगा। जैसे 1 2 3 करके दिया रहेगा, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप एज्यूम कीजिए कि तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3। कहीं पे किसी स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम वर्ड मिलता है, एक्सट्रीम असर्टिव वर्ड, जैसे कि केवल, ओनली, केवल और केवल, कंप्लीटली, इसे अगर आप दिया हुआ है कि कंप्लीटली, जैसे मान लेते हैं कि हम बोलें कि मौर्य काल में जो डकैती था वो कंप्लीटली खत्म था, तो ऐसे स्टेटमेंट जो है जहाँ पे कंप्लीटली है, ओनली है, या नॉट एनीथिंग एल्स है, या फिर ड्रास्टिकली कुछ वर्ड यूज किया गया है, ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादा समय में जनरली आपका गलत होता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है और अगर आपको दिखता है कि एक्सट्रीम असर्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो आप वैसे स्टेटमेंट को गलत कंसिडर करके आप आगे प्रयास कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर का जो सवाल है, जो पास्ट 10 ईयर्स के जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है, आप उसको जरूर करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को आप करें। उसमें जो आपको टॉपिक्स दिखाई देता है जो कि स्टैंडर्ड बुक में कवर नहीं है, तो उस टॉपिक को आप गूगल की मदद से या फिर करंट अफेयर की मैगजीन की मदद से डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो टॉपिक घुमा फिरा करके फिर से पूछा जा सकता है। कहीं पे आपका यूपीएससी के क्वेश्चन में कि डिसेंट्रलाइजेशन या पॉवर्टी एलिवेशन, कंपैशन या सोसाइटी या पीपल सेंट्रिक कोई टर्म दिखता है, उसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे ग्राम सभा आपको दिख गया, तो ग्राम सभा के करेक्ट ऑप्शन होने की संभावना ज़्यादा है। इस तरीके का इंक्लिनेशन यूपीएससी का रहता है। अगर आपको कहीं पे 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिखता है, 1 2 3, आपको मान लेते हैं 7 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 7 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें कोई एक स्टेटमेंट होगा जो कॉमन सेंस से जिसको पकड़ सकते हैं कि वो तो गलत होगा। अगर आपने उस स्टेटमेंट को पकड़ लिया, उस स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट कर दिया कॉमन सेंस के बेसिस पे, तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा जब 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिया रहे, तो कोई एक स्टेटमेंट ढूंढिए जो आपको बिल्कुल गलत दिखाई पड़ रहा है, उसको आप एलिमिनेट करेंगे, आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। फिर ऑड वन आउट भी अगर करके देखते हैं, तो वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन चूज करने में मदद करता है। गेस करने में ऑड वन आउट का भी आप सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 और 3 ऑप्शन जो है वो आपका वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है और कोई एक चौथा ऑप्शन ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि आपका ये सही हो या फिर ये गलत हो, बाकी 3 सही हो। इस तरीके से हम ऑड वन आउट का भी सहारा ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की किताब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड एनसीईआरटी किताबों से डायरेक्ट जो लाइन है आपका आ जाता है। जो भी हमने एनसीईआरटी बताया है वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट लाइन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाएगा। कोई डायग्राम दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए गूगल की मदद से, क्योंकि उस डायग्राम से रिलेट करके सवाल पूछ सकता है। क्वेश्चन में कहीं कहीं नॉट करेक्ट पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो नॉट करेक्ट आपको कहीं पर दिखता है तो आपको वहाँ पर अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम करेक्ट ऑप्शन चूज करने का प्रयास करते हैं और पूछा वहाँ पर नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन तो चूज कर लेंगे और पूछा नॉट करेक्ट है, तो वहाँ पर हमारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स मिलेगा नहीं। ये सिली मिस्टेक्स की कैटेगरी में आता है। इसीलिए जो सिली मिस्टेक्स अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको लगता है जो क्वेश्चन आपको कंफर्म पता है उसका आप दूसरी बार भी पढ़ें, दूसरी बार भी आप चेक कर लें कि जो ऑप्शन चूज किया है वो सच में करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जो कंफर्म्ड सेक्शन है उसमें अगर आप दोबारा मेहनत करते हैं तो वो आपको फायदा करेगा, क्योंकि जो सिली मिस्टेक 1 या 2 क्वेश्चन में आपका हो जाता है वो आपका बच जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन में आपका सिली मिस्टेक बच जाता है तो आप प्रीलिम्स के कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं, तो हो सकता है आप पीछे रह जाएं। लेकिन जहाँ पे आप गेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले सही मार रहे हो और ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो आपके ऑप्शन गलत वाले चूज हो जाएंगे। तो ये था आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का डिटेल्ड स्ट्रैटेजी डिस्कशन, जिसमें मैंने ट्रिक्स और टेक्निक्स की बात किया, किस तरीके से पेपर को और प्रीलिम्स के पेपर को एग्जाम के टाइम पर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से उसको एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से किताबों को पढ़ना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है
और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी मददगार है कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखें। जितना बार आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव वीडियो है प्रीलिम्स को लेकर के, दोनों ही बीपीएससी और यूपीएससी के प्रीलिम्स। तो जो पिछला वाला वीडियो है और ये वाला वीडियो अगर आप कंबाइन करके देखेंगे तो आपको दोनों के प्रीलिम्स में स्ट्रैटेजी को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। कई लोगों का सवाल रहता है कि हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप बार बार रिवाइज कीजिए। जितना बार आप रिवाइज करेंगे तो जो रिवीजन का टाइम है वो कम लगेगा। तो रिवीजन की जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो कंटेंट है वो जल्दी जल्दी रिवाइज होने लगेगा। जब कंटेंट जल्दी जल्दी रिवाइज होने लगेगा तो वो दिमाग में स्टेबल तरीके से फिक्स हो जाएगा, रिटेन होने लगेगा। आपको काफ़ी क्लैरिटी भी रहेगी कॉन्सेप्ट को लेकर के, और आप करेक्ट ऑप्शन आसानी से पिक कर सकेंगे। आपका स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगा। आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए। ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आप इस वीडियो को, दोनों ही वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार देखें, कोशिश करें। जितना देखेंगे आपको उतना ही क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, और ये सोशल मीडिया के लिंक्स आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और जो बेसिक इन्फो वाला जो अवार्ड सेक्शन है उसमें भी आपका सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे हमसे जुड़ करके सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी, जो मैथ्स ऑप्शनल के लोग हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल भी है, और टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे कि आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम कुछ अपलोड करते रहते हैं, और आपका बीपीएससी से रिलेटेड भी आपका टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप इस वीडियो को, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।